हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो से जो है हम लोग एनवीएस का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ बने रहना। तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जो पार्ट है उसको कवर करते हैं और बीच बीच में जो है मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको कराता रहूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग क्लास 9 और 10th की साइंस को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। कोशिश करूंगा कि आप सभी के लिए एक दिन में जो है 2 से 3 चैप्टर आपको करा दूं, ठीक है, ताकि हमारा कोर्स जो है काफी जल्दी से हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो पहले जो हम लोग 9th और 10th की साइंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम जो है 11th और 12th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए है, क्योंकि जो सिलेबस आपके पास अभी है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज देखा है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 12th मांगी गई है, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी रखा गया है, वो ये है कि क्लास 10th प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इस तरीके की उन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है। तो बेसिकली जो आपका जो मेजर सिलेबस है वो आपका 9th और 10th का ही होने वाला है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके 11th और 12th वाले पार्ट से भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 9th और 10th वाला पार्ट अपना कंप्लीट करें जल्दी से। काफी इजी होता है, 9th और 10th की साइंस काफी इजी है, इतनी टिपिकल नहीं है। और मैं एक एक चैप्टर जो है आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कंप्लीट प्रिपरेशन कराने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो है क्लास 9 की केमिस्ट्री का। हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये नोट्स आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां से आप समझ लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये बायजूस की वेबसाइट है, मैंने वहीं से नोट्स लिए, काफी अच्छे नोट्स हैं इनके, ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हैं तो अच्छे से समझ आ जाते हैं। और बाकी एक्सप्लेनेशन का काम मैं खुद करूंगा, जल्दी से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कम टाइम में, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। नोट्स चाहे तो हम वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब यह है कि जो भी हमारे आसपास मैटर होता है हम उसकी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर की जो है 3 स्टेट हो सकती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा। इसके अलावा 2 और स्टेट होती है, लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। एक चौथी होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट और 5वीं होती है आपकी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो है वो 3 ही स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है इसका, इनके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स जो भी होते हैं, उनके बीच में अंदर फोर्सेस कैसे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है इसका मतलब वो सॉलिड है, थोड़ा कम फोर्सेस है इसका मतलब वो लिक्विड है, और बहुत ही कम फोर्सेस है इसका मतलब वो गैस फॉर्म में है, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये तीनों ही मैटर की जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हो सकती हैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर आपके पास आइस है, आइस का अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब लिक्विड को आप और ज्यादा गर्म करो, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे ले जाओ तो वो स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है आपका लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका वेपराइजेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, या फिर इवापोरेशन बोल सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे कि आइस को हम सॉलिड, आइस क्या है, सॉलिड है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि लिक्विड में, और लिक्विड को हम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की। तो पहले हम शेप और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का शेप आप सभी को पता है फिक्स होता है। जैसे आपको एक वो ले लो, ईंट ले लो, ब्रिक, तो ब्रिक की शेप जैसी है वैसे ही रहती है, वो चेंज नहीं होगी अपने आप जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करो, ठीक है। और वॉल्यूम भी उसका फिक्स ही रहता है, यानी कि अगर वो एक क्यूबॉइड फॉर्म में और उसका क्यूबॉइडल शेप का जो वॉल्यूम है सपोज 50 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो वो उतना ही रहेगा जब तक बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज ना करो, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होती है, यानी कि जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को फिल करोगे उस कंटेनर की वो शेप ले लेगा। जैसे आपके पास पानी है, आपने जग में रखा तो वो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में रखोगे ग्लास की शेप ले लेगा, एक बड़ी सी थाली ले लो उसमें पानी डाल दो तो पानी जो है वो फैल जाएगा, उसकी शेप ले लेगा। तो इसलिए जो है लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। मतलब 1 लीटर पानी ले रहे हो तो वो 1 ही लीटर रहेगा, यानी कि अगर आप जग में ले रहे हो, ग्लास में ले रहे हो, एक थाली में ले रहे हो, रहेगा 1 ही लीटर। तो वॉल्यूम जो है उसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। गैस के केस में क्या होता है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गैस का क्या है, जैसे सपोज आपने वो देखा होगा परफ्यूम की बोतल होती है, तो परफ्यूम की बोतल में जो है कंप्रेस्ड गैस फिल होती है, ठीक है, जिसे एरोसोल बोलते हैं हम लोग,
ठीक है। तो वो गैस क्या है, उसको हमने कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में उसमें फिल कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, जब उसको गैस को बाहर निकालते हैं यानी कि परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो वो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है। तो इसमें यही है कि आप इसको जिस कंटेनर में रखोगे वो उसकी शेप ले लेगा पूरी। आप कोई गैस लाओ, ऑक्सीजन गैस लाओ, उसको आपने छोटे सिलेंडर में भरा, वो छोटे सिलेंडर में फिल हो जाएगा। बड़े सिलेंडर में फिल करोगे, बड़े सिलेंडर में फिल हो जाएगा। ठीक है। और वॉल्यूम भी उसका चेंज होता रहता है, यानी कि अगर आपने छोटे सिलेंडर में फिल कर दिया उसको कंप्रेस करके, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक बड़े सिलेंडर में डाल देते हो उतनी ही गैस को, तो गैस फिर से चारों तरफ फैल जाएगी और वॉल्यूम जो है गैस का बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है। तो गैस के केस में ना तो फिक्स शेप होती है, ना फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। उसके एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब ये होता है, देखो यहां पर बात कर रहे हैं हम एनर्जी जो है, जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं सब्सटेंस है या फिर मैटर है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी चीज मतलब कोई भी चीज स्टैटिक है तो वहां पर एनर्जी कम होती है इन कंपैरिजन टू ऐसा कोई मैटर जिसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। तो सॉलिड के केस में जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो सबसे कम होती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स क्या होती है, अपनी जगह पे हल्का फुल्का वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन दिखाते हैं, जिस वजह से क्या है, वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और गैस के केस में हाईएस्ट होती है एनर्जी। ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से टकराते हैं इधर उधर, जितना बड़ा आपको कंटेनर मिल जाएगा, मतलब गैस को जितना बड़ा कंटेनर मिल जाएगा उतनी दूर वो पार्टिकल्स जाते रहेंगे, तो उनकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है उनके मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, या आप बोल सकते हो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल है। ठीक है। क्योंकि सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, अगर कोई ब्रिक है तो ब्रिक को आप हाथ से दबा के कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ओके। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और लिक्विड के केस में भी ऐसे ही, लिक्विड्स आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना आपके पास अगर 1 लीटर पानी है तो ऐसा नहीं है कि उसको आप 900 ml में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। कैसे हो सकता है, आप उसमें से पानी हटा के 900 ml कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि 1 लीटर पानी को आप दबा दो और वो 900 ml बन जाए। ठीक है। तो सॉलिड और क्या बोलते हैं लिक्विड में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इम्पॉसिबल है उनको कंप्रेस करना। वही अगर बात करें गैस की, तो गैस को आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, जितना चाहो उतना कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। और एक थ्योरी भी है जो कि आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाली थ्योरी अगर किसी को पता होगी, कि 0 केल्विन पे ऐसा थ्योरेटिकल प्रूव किया गया है कि 0 केल्विन अगर टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन यानी कि -273.15, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस टेम्परेचर पे पहुंचना जो है इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको थ्योरेटिकल प्रूफ करा जा चुका है कि इतने टेम्परेचर पे अगर किसी भी गैस को ले जाओगे तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ठीक है। तो वॉल्यूम जो है बहुत ही ज्यादा हम कम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कम हम कर सकते हैं। ठीक है। तो गैस के केस में क्या होता है, गैस को कंप्रेस करना बहुत आसान है। ओके। उसके बाद मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, सॉलिड में कैसा होता है, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज, इधर उधर नहीं भागते हैं, जहां पर कोई मॉलिक्यूल की एक पोजीशन बन गई वो वहीं पर रहेगा। ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज। ठीक है। यानी कि हल्का फुल्का इनमें मोशन होता है और थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैस में क्या होता है, रैंडम एंड मोर स्पार्सली अरेंज, यानी कि कहीं पर भी आ जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल की कोई भी कभी भी पोजीशन हो सकती है गैस के केस में। एक मॉलिक्यूल अगर अभी मान लो सिलेंडर के नीचे वाले बॉटम वाले हिस्से पर है, वो थोड़ी देर बाद जो है ऊपर वाले हिस्से पर भी हो सकता है। तो पोजीशन रैंडमली चेंज होती रहती है गैस के केस में, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड्स और जो गैस है वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। और मूवमेंट मतलब नहीं, सॉलिड का अपने आप मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। और लिक्विड का मूवमेंट हो सकता है कि मतलब अगर मान लो कोई हायर पोटेंशियल पर अगर कोई लिक्विड है, हम उसको नीचे गिरा रहे हैं तो वो मूव कर सकता है। उसके बाद गैस में जो है कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। ठीक है। लिक्विड के केस में अपने आप से मूवमेंट नहीं होता जब तक आप बाहर से कोई फोर्स वगैरह अप्लाई ना करो, या फिर उस तरीके का उसको कोई पोटेंशियल ना दे दो। ठीक है। उसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस कैसा होता है, सॉलिड के बीच में बहुत ही कम होता है, लिक्विड के केस में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का मतलब यह है कि सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में जो अट्रैक्शन है वो कैसा होता है। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, और लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। डेंसिटी यानी कि मतलब घनत्व जो होता है, ठीक है, हिंदी में उसको घनत्व बोलते हैं, कि वो कितना घना है,
यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस में है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी जो है सबसे कम होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकते, ना तो सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज कर सकता है, ना सॉलिड किसी और चीज में डिफ्यूज कर सकता है। और डिफ्यूजन जो है लिक्विड्स में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अगर मतलब ये जो है अंदर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा। लेकिन गैस में जो है वो बहुत आसानी से जो है डिफ्यूजन हो जाता है, एक गैस दूसरी गैस के साथ आसानी से मिल सकती है, डिफ्यूज कर सकती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एटॉमिक व्यू ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है कि सॉलिड स्टेट का अगर कोई मैटर है तो उसमें इस तरीके के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही कम जगह होती है इनमें आपस में। नेक्स्ट अगर बात करें हम लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम गैस स्टेट की, तो गैस में जो है काफी ज्यादा स्पेस होता है बीच में मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। अब बात करते हैं हम इवापोरेशन की। इवापोरेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, द फिनोमेना बाय व्हिच मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसेस फेज एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स इवापोरेशन। ठीक है। कोई भी लिक्विड है, सपोज वाटर है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी उड़ने लगेगा, स्टीम बनने लगेगा, वेपर बनने लगेगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि लिक्विड जब है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन वो जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से जो है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके। और फॉर एग्जाम्पल द ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ डैम क्लोज इज कॉज्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। ठीक है। जैसे कपड़े सुखाने का हम जैसे काम करते हैं, कपड़े धोने के बाद, वो तो इवापोरेशन की वजह से ही होता है। धूप कपड़ों पे पड़ती है, ठीक है, वाटर जो होता है उसमें हीट होता है, वाटर हीट होके क्या बन जाता है, वेपर बनने लगता है। ठीक है। वेपर बन के उड़ जाता है, हल्का हो जाता है वो। तो इसी तरीके से जो है हम कपड़े सुखाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। यहां से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं आने की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इवापोरेशन जो है किस किस चीज पर डिपेंड कर सकता है। तो पहला तो टेम्परेचर है, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन का रेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब यह है कि जितने ज्यादा एरिया से इवापोरेशन हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा ही इवापोरेशन होगा। ठीक है। मान लो अगर आपके पास एक गिलास है जिसका मुंह जो है वो पतला है, और एक आपके पास फैली हुई थाली है, दोनों में ही आप बराबर अगर पानी रखते हो, सुबह को अगर आप पानी रख दो तो शाम को आप ये देखोगे कि जो थाली थी, थाली में से ज्यादा पानी इवापोरेट हो चुका होगा और गिलास में से कम पानी इवापोरेट होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो थाली का ज्यादा है। तो ज्यादा अगर सरफेस एरिया होगा, ठीक है, लिक्विड का, तो वहां से जो है इवापोरेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक नदी है और एक कोई ओशियन है, तो ओशियन से जो है वो ज्यादा इवापोरेशन होगा क्योंकि वहां पानी का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है, और नदी में जो होगा वो कम होगा। ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर मान लो सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी है, सराउंडिंग में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कम होने लगता है। ठीक है। तो ये चीज भी याद रखने की, ह्यूमिडिटी के केस में उल्टा हो जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी जब ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तब जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका विंड स्पीड। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि हवा जितनी तेज चलेगी, ठीक है, आपने देखा होगा कपड़े आप अगर सिर्फ धूप में रखते हो तो थोड़ा कम देर में सूखेंगे, लेकिन अगर तेज धूप भी है साथ में हवा भी चल रही है तो उस केस में क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है उस केस में। ठीक है। तो ये पहले के दो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरे में क्या होता है, इनवर्सली होता है। ठीक है। इनवर्स रिलेशन है। फिर नेक्स्ट है कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है, ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो द फेज चेंज। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी। ठीक है। तो इवापोरेशन से कूलिंग कैसे हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा जब हमें स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग इसीलिए होती है कि जब क्या होता है, हमारी बॉडी पे क्या होता है, हमको जब गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट रिलीज करती हैं। तो स्वेटिंग होने के बाद जब जो स्वेट है यानी कि जो लिक्विड है वो जब हमारी बॉडी पे होता है तो सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से वो इवापोरेट जब होता है तो वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो स्वेट के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप बोल सकते हो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जब हमारी बॉडी से इवापोरेट होंगे बाहर सराउंडिंग में तो हमारी बॉडी की जो हीट एनर्जी है उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इस वजह से क्या होता है, इसे हम कूलिंग इफेक्ट कहते हैं ड्यू टू इवापोरेशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और है, जैसे आपने घड़ा देखा होगा तो घड़े में अगर पानी रख दो तो वो ठंडा होने लगता है।
ठीक है। तो वो इसीलिए होता है कि जो घड़े का सरफेस होता है जो गीला, उसको गीला करके रखते हैं बाहर से, तो क्या होता है जो भी हीट उसके कांटेक्ट में आती है, ठीक है, मतलब वाटर की जो भी हीट होगी, तो उसको जब वाटर उसके ऊपर से जो है क्या हो रहा होता है, इवापोरेट हो रहा होता है, तो वहां से जो है वो अपनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग में भेज देता है, जिस वजह से जो उस घड़े में पानी है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अ फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कंपोजिशन, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, ठीक है। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं किसी भी मैटर की, ठीक है। अब वो क्या क्या हो सकती है, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एक्सेट्रा। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा आएगा इस क्वेश्चन की, इनमें से बताओ कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनमें से बताओ कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपीयरेंस यानी कि दिखने में कैसा है, कलर यानी कि कलर कैसा है किसी भी मैटर का, तो वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑर्डर यानी कि उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, डेंसिटी आप देखकर बता सकते हो उसको, ठीक है, कि अगर मान लो वाटर है और हनी है, तो आप देखकर बता सकते हो उसको कि कौन सा ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। तो हनी जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। टेक्सचर यानी कि टेक्सचर कैसा है, जैसे कि क्या बोलते हैं, उसका टेक्सचर काफी होमोजीनियस टाइप का है, ठीक है, स्मूथ है या फिर थोड़ा रफ है, तो ये चीज भी आप चेक करके देख करके बता सकते हो। फिर मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, कि मेल्ट किस टेम्परेचर पे हो रहा है, बॉइल किस टेम्परेचर पे हो रहा है। और सॉल्युबिलिटी यानी कि अगर शुगर को आप घोल रहे हो पानी में, तो कितनी तेजी से घुल रही है, कितनी घुल रही है, तो ये सारी चीजें क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला, मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसमें मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल इज ऑल्सो मैटर, ठीक है। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको स्मेल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज क्या है, मैटर है। इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आई। तो आप सभी को पता है कोई भी मैटर क्या होता है, एटम्स से बना होता है, ठीक है, एटम्स के कंपोजिशन से बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंप्राइज इन्फ्लुएंस इट्स स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। तो जिस भी पार्टिकल्स का वो बना होता है उसी के कारण उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता लगता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कवर मतलब ऊपर करा था, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों, जब वाटर में क्या करते हो, शुगर को डिसॉल्व करते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है खाली, उसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स के जो एटम है या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम है, वो उस स्पेस में जाके जो वाटर के बीच में इसमें से उसमें जाके फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये भाई इसमें सॉल्यूबल हो चुका है, ठीक है, घुल चुका है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। तो हमेशा जो है मोशन में रहते हैं, और ये आप सभी को पता होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेज हो, तो पार्टिकल जो है हमेशा मोशन में रहते हैं, भले ही वो थोड़े से मोशन में रहे एज इन केस ऑफ सॉलिड, या फिर बहुत ज्यादा मोशन करें जैसे कि गैसेस में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली पार्टिकल का मोशन एयर में भी चलता रहता है, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्यों अट्रैक्ट करते हैं, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक है, और उसके अंदर उसके खुद के एटम के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। फिर डिफ्यूजन, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर द फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। तो जब हम इंक को वाटर में डालते हैं तो इस तरीके के फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे कि अभी हमने शुगर वाला एग्जांपल पढ़ा था, तो वैसे ही डिफ्यूजन के केस में भी होता है, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर से बढ़ता है। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने लगती है हीट की वजह से। क्लियर हो गया इतनी बात। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर की स्टेट जो वो चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, ठीक है।
तो पहला है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इंक्रीजेज एंड देन बिगिन टू वाइब्रेट विद हाई एनर्जी। जो भी कोई पार्टिकल मतलब जो भी कोई पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड में या फिर लिक्विड में, तो जब उनको हम हीट करते हैं तो उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है? हीट की वजह से। देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस, जिस वजह से क्या होता है वो इधर उधर मतलब वाइब्रेट करके जब भागेंगे तो उनके बीच का जो स्पेस है इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोल सकते हो आप, तो वो क्या होता है बढ़ने लगता है, ठीक है। बढ़ने की वजह से क्या होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उनके बीच के जो कोहेसिव फोर्सेज है वो भी खत्म होने लगते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, जिस वजह से क्या होगा स्टेट जो है मैटर की वो चेंज होने लग जाएगी, जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में इस तरीके से कन्वर्ट होने लगेगा। सॉलिड्स अंडरगो अ फेज चेंज फ्रॉम टू फॉर्म लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में बदलेंगे और लिक्विड क्या होगा गैस में बदलेंगे जब हम उनको हीट करेंगे, ठीक है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेंपरेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसमें लास्ट में लिखा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रखना है हमको। जो कंडीशन है वो ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? At melting point, these two phases, that is solid and liquid, are in equilibrium. At this point, both solid state and liquid state exist simultaneously. मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, यानी कि सॉलिड जो उस टाइम पर लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड जो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो दोनों बराबर रिएक्शन चल रही है, तो इसलिए क्या इक्विलिब्रियम फेस आ जाता है। फिर नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेंपरेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, कि जिस पर क्या होता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या हो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ये डेफिनेशन जो है इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब ये होता है कि 1 किलो सॉलिड को अगर आप हीट कर रहे हो तो उसको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। फिर नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी अगर लिक्विड, किसी भी 1 kg लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हो ताकि वो क्या है गैस में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। फिर नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसेस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हैं, जैसे आपने कैम्फर का एग्जांपल पढ़ा होगा इसमें कि कैम्फर के केस में क्या होता है, जब कैम्फर यानी कि कपूर होता है, तो कपूर को जब आप जलाते हो तो कपूर एक सॉलिड होता है, कपूर को जलाने पे सॉलिड क्या होता है वो गैस में चेंज होता है, सीधे गैसेस निकलती हैं उसमें से, ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखना कि सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टू गैस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। जब हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या चेंज आएगा? बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेस, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है यानी कि जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो घटने लगेगा। दस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं? एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर हमने घटाया और प्रेशर को हमने बढ़ाया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्लो चार्ट फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपको यहाँ पर दे रखा है कि सॉलिड जो है वो जब हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, लिक्विड जब गैस बनता है तो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, गैस जब लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और लिक्विड जो है जब सॉलिड बनता है तो वो फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो था ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं,
ठीक है, यही आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर में थी। तो हमने जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा चैप्टर। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वही सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। फालतू की थ्योरी पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है, मेन पॉइंट्स पढ़ो वही अच्छा है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो मुझसे आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ठीक है, चैनल पर बने रहो, मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपको सिलेबस प्रिपेयर करवाने की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, और वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।